गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस चैप्टर 9 वन एवं वन जीवन के संसाधन के विषय में जानेंगे, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है उसका अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों का आभारी माना गया है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं, जैसे कि वृक्षों के द्वारा हम औषधियाँ, खुराक ये सब ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें प्राप्त करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। इसमें जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने गए हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का समुच्चय है। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश होता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक रूप से हो उसे अक्षत वनस्पति कहेंगे। यानी ये कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति हम उसे कहेंगे जिन वनस्पतियों में जिसका विकास मनुष्य की सहायता के बिना हो, तो ऐसे प्राकृतिक स्वरूप में उसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की जो वनस्पति हैं वो अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन एवं रेगिस्तानी के दुर्लभ क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जिसमें आज हम जानेंगे सबसे पहले जंगलों का वर्गीकरण। तो जंगलों का जो वर्गीकरण है भिन्न भिन्न दृष्टि से किया गया है। जलवायु के आधार पर जंगलों के जो प्रकार है वो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि यहाँ हम प्रशासन एवं मालिका और व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगल के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाशन के आधार पर जंगलों के प्रकार। तो प्रशासन के आधार पर जो जंगल के प्रकार हैं उसके 3 भाग बताए गए हैं। पहला बताया गया है आरक्षित जंगल। तो आरक्षित जंगल किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के जो जंगल हैं वो सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। इन जंगलों में लकड़ियों को काटना या चुनना या पशुओं की चराई के लिए यहाँ पे प्रवेश करना बिल्कुल प्रतिबंध माना गया है। मतलब ये कह सकते हैं इन जंगलों में ना तो लकड़ियों को कटाई कर सकते हैं, लकड़ियों को काटा नहीं जा सकता, लकड़ियों को चुना नहीं जा सकता, मतलब जो लकड़ियों को बीनने जाते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और इन जंगलों में हम पशुओं की चराई नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा संरक्षित जंगल। तो संरक्षित जंगल इस प्रकार के जो जंगलों की देखभाल शासन तंत्र के द्वारा की जाती है। यहाँ पे वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना लकड़ियों को चुनना एवं पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई। यानी ये कह सकते हैं कि इस जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उसे स्थानीय लोग कहेंगे। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें हम मतलब इन चीज़ों की छूट देते हैं, लेकिन वृक्षों को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे, इस प्रकार से वहाँ हम लकड़ियों को चुनने दे सकते हैं, और वहाँ के जो पशु हैं उन पशुओं को चराने की यहाँ पे छूट दी जा सकती है। फिर दिया गया है तीसरा पॉइंट हमारा अवर्गीकृत जंगल, जिसमें बताया गया है कि इस प्रकार के जो जंगलों का वर्गीकरण है वो अब तक नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट हमारा बताना है हमें मालिकाना। तो मालिकाना प्रशासन तथा उसकी व्यवस्थापन की दृष्टि से हम जंगलों के प्रकार देखेंगे, जिसमें 3 भागों में बांटा गया है इसे, जिसका सबसे पहले बताया गया है राज्य के मालिकाना जंगल। तो राज्य के मालिकाना जंगल, तो इस प्रकार के जंगलों पर राज्य और केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जंगल जो हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण में इनकी देखभाल की जा सकती है, और देश में अधिकांशतः जंगल क्षेत्र इस प्रकार के रखे हुए भी हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सामुदायिक वन। तो सामुदायिक वन इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं यानी कि ग्राम पंचायत है, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत, इन सब पालिकाओं का यहाँ पर नियंत्रण होता है। यानी ये कह सकते हैं जो सामुदायिक वन है ये ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला पंचायत के नियंत्रण में होता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा निजी जंगल। तो निजी जंगल के बारे में बताया गया है कि जो इस प्रकार के जंगल हैं वे व्यक्तिगत मालिकाना वाले होते हैं। निजी अर्थात व्यक्तिगत मालिकाना, जिसमें ओडिशा है, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो जंगल हैं वो छत विक्षत अवस्था में होते हैं, तो कुछ जंगल उजड़ और अवस्था में भी यहाँ पाए गए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे निर्वनीकरण, जिसे हम कहेंगे जंगल का विनाश।
तो निवनीकरण अर्थात होता है जंगलों को नष्ट होना। अत्यंत निम्न दर से होने वाला जो निवनीकरण है वो हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक समस्या मानी गई है। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है। यानी कह सकते हैं मनुष्य अपने विकास के लिए जंगलों का विनाश करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम माना गया है। प्राकृतिक रूप से भी वृक्ष नष्ट होते हैं, परंतु मनुष्य की दखल अंदाजी होने के कारण होने वाले विनाश की तुलना का ज़्यादा इसमें बताया गया है। जिसमें इसका हम प्रभाव देखेंगे तो इसका प्रभाव बताया गया है कि निवनीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यात्रा बढ़ती है। हरित गृह जो प्रभाव है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे, तो इसके जो प्रभाव हैं वो जटिल बनते जा रहे हैं। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती जा रही है। द्वीपकल्पी भारत के जंगलों में बड़े पैमानों पर जंगल का विनाश होने के कारण जंगल क्षेत्र घटता जा रहा है। इसके कारण अनेक सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थान भी खो दिया है, जिसके परिणाम बताए गए हैं कि स्वरूप वन्य जीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि वन्य जीव यानी जंगलों में रहने वाले जीव हैं, तो जब जंगलों का विनाश हो रहा है तो वो भोजन और पानी के लिए कहाँ जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो मानव बस्तियों की तरफ आते जा रहे हैं, जिसमें मांसाहारी जो वन्य जीवों द्वारा जंगल के नज़दीकी क्षेत्रों में बसने वाले पशुओं का शिकार करने की घटना बढ़ती जा रही है। तो जो वन्य जीव हैं यानी जंगलों के जो जीव हैं, जो जानवर हैं, वो बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। तो बस्तियों की तरफ जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मानवीय क्षेत्रों में जो आते हैं, तो जहाँ पशुपालन होता है तो वो पशुओं का शिकार करते हैं, इसलिए वहाँ पशुओं की संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। तो जिसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ वन संरक्षण के उपाय सबसे पहले देखेंगे कि वन संरक्षण का हमें उपाय किस प्रकार करना है जिसकी वजह से वहाँ वन के जीव भी सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले बताया गया है कि लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना, उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। कई आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर वृक्ष काटने पड़े हैं, तो उसके स्थान पर उसी प्रजाति को नए वृक्ष लगाना, अप्रयुक्त वृक्षों में काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम वृक्ष काटते हैं तो उन वृक्षों को काटकर उन वृक्षों की जगह पर हम दूसरी प्रजाति यानी अलग प्रकार के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। और जो बिना मतलब के जो वृक्षों को काटा जाता है तो ऐसे वृक्षों को संपूर्ण काटने से प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिर पॉइंट दिया है कि जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में वनीकरण करवाना चाहिए। फिर बताया गया है कि टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह ना बने, इसके लिए चुस्त नियम करने चाहिए। स्थानीय लोगों में इसके संबंधित व्यापक जन जागृति का कार्यक्रम हमें आयोजित करना चाहिए। स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले जो पाठ्यक्रम हैं इस बाबत में जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता को समझाना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेज में हम जो स्तर पर सिखाए जाते हैं पर्यावरण को लेकर, तो इन संरक्षण को हमें आवश्यकता रूप समझाना चाहिए लोगों को। फिर घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजनापूर्वक प्रोत्साहन कदम उठाकर उसे सघन रूप से बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए। यानी कह सकते हैं ईंधन का मतलब जलाना, तो लकड़ियों को जलाने की जगह हम उसकी जगह सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस का उपयोग कर सकते हैं। फिर नव संसाधन की जो मितव्ययी का उपयोग करते हैं, वहाँ कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अस्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है, जिसमें जंगलों को भारी नुकसान होता है। दावानल जंगल जिसमें बताया गया है अग्नि के कारण होता है, तो इन जंगलों से भारी नुकसान पहुंचते हैं। इसके शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना चाहिए। फिर जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले जो मेले भंडारे हैं या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने एवं प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते हैं, तो उस समय होने वाले कचरे या योग निकाल होने से जंगल दूषित होता है। तो कह सकते हैं कि जंगल क्षेत्रों में जो धार्मिक स्थान है जहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं, परिक्रमा के लिए लोग यात्रा वगैरह जो हजारों लोग वहाँ यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय वहाँ पे खाने पीने का इस प्रकार कचरा डालते हैं
तो उसका निकाल करना चाहिए। इसकी वजह से जंगल दूषित होता है, तो इन चीज़ों का भी हमें निकाल करना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि पशुओं को चराने के लिए एक अलग विस्तार रखना चाहिए। फिर आएगा हमारा वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन। तो वैविध्यपूर्ण वन जीवन बताया गया है, जिसमें विविधपूर्ण वन जीवन जिसके अंदर हम बताएंगे कि भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफ़ी विविधता पाई गई है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां बताई गई हैं कि विश्व में पशु और पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां जो हैं वो भारत में देखी जाती हैं, जिसमें बताया गया है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान पाया गया है। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका के झरक, चिकारा, यूरोपियन का लकड़बग्गा, जंगली बकरियाँ, कश्मीरी मृग, फिर कश्मीरी मृग यानी हिरन बताया गया है। फिर दक्षिणी पूर्व एशिया के हाथी की गीवन, जिसे गीवन यानी एक बंदर की प्रजाति बताई गई है, आदि यहाँ देखने को मिलते हैं। भारतीय जैव विविधता में काले भालू, एक सिंगी भारतीय गेंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षी के रूप में मोर, घोराड, बाज, सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाने वाला हिम का तेंदुआ, वहीं ठंडे वनों में मिलने वाला लाल पांडा, जिसे भालू की एक विशिष्ट प्राणी है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर बाघ और सिंह अपने प्राकृतिक निवास में विचरण करते हैं। यानी ये बताया गया है कि बाघ और सिंह एक ही जगह देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बाघ और सिंह एक साथ देखने को मिलते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान में केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं गुजरात के नल सरोवर एवं जलव्याप्त क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। यायावर का मतलब होता है प्रवासी पक्षी, जो अनेक अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आते हैं, इसलिए उसे यायावर या प्रवासी पक्षी कहेंगे, जो यहाँ ठंडी बिताने के लिए आते हैं। ओडिशा के समुद्र किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ वन्य जीव के बारे में जाना। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ वन्य जीव हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लुप्त होते वन्य जीव, लुप्त होना यानी आज के समय में उनकी जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है और कुछ ऐसे हो गए हैं यानी जिनकी प्रजातियाँ बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रही है, तो उसे हम लुप्त कहेंगे। तो आज विश्व के असंख्य वन जीवों विनाश की सीमा पर खड़े हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बाघ है वो संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। उस समय भारत में इडर, अंबाजी, पंचमहाल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। तो ये इस प्रकार से एक उसकी लुप्त जाति बताई गई है कि उस समय भारत यानी संपूर्ण भारत में पाया जाता था, जिसमें बताया गया है कि गुजरात के ईडर, अंबाजी, पंचमहाल और डांग जिले में भी बाघ देखने को मिलते थे। लेकिन आज के समय बताया गया है कि आज के समय में गुजरात के जो जंगल हैं वहाँ पर बाघ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए, यानी कि देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। फिर भारतीय जंगलों में चीता नष्ट हो गया है, तो भारत के जंगलों में चीते की जो जाति है वो संपूर्ण रूप से लुप्त हो गई है, यानी बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलते अनेक पक्षियों की प्रजाति सौभाग्यवंशी दिखती है, जिसमें बताया गया है गीद, गुलाबी गर्दन वाली एक बतख, फिर सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में है। यानी ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ पक्षियों की जातियाँ सौभाग्यवंशी हमें देखने को मिलती हैं, और कुछ ऐसे पक्षी बताए हैं जैसे कि गीद है, गुलाबी गर्दन वाला बतख है, सारस है और उल्लू है। इनके बारे में बताया गया है कि ये भविष्य में लुप्त होने वाला है, यानी आगे हमें ये प्रजातियाँ बिल्कुल देखने को मिलने वाली नहीं हैं। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज सरलता से नहीं मिलते हैं। इसके अलावा फिर बताया गया है नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल मतलब एक मगर की प्रजाति बताई गई है, जिसे हम घड़ियाल कहते हैं। तो ये मीठे पानी में पाया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल और गांगा यानी डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट आया हुआ है, यानी ये जातियाँ भी जो हैं लुप्त होने की तैयारी में हैं।
ओडिशा, गुजरात आदि राज्यों के समुद्र किनारे पर अंडा देने वाले जो समुद्री कछुए हैं उनकी संख्या लगातार कमी आ रही है, देखने को कमी मिल रही है। यानी ये कह सकते हैं गुजरात और ओडिशा के जो समुद्र किनारे हैं वहाँ पर ये कछुए अंडे देने आते थे, तो इनकी संख्या भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, मही एवं साबरमती नदियों में मिलने वाली जो जल बिल्ली है, यानी एक बिल्ली है यानी जिसे जल बिल्ली कहते हैं, जो समुद्र में यानी नदियों में पाई जाती है, तो वो जल बिल्ली इस क्षेत्र में लुप्त होने की कंगाल पर है। इस स्थिति के बारे में हम गंभीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है। मतलब हमें अब इनके बारे में विचार करना चाहिए कि जो इस प्रकार से वन जीव हैं, इस प्रकार जो जीवों की जो प्रजातियां हैं बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इनके बारे में हमें संरक्षण करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे वन्य जीवों के विनाश के कारण। तो वन जीवों के विनाश के क्या कारण है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे बताया गया है कि जंगलों के क्षेत्र में घास भूसी एवं जो जल प्लावित क्षेत्रों में होने वाली मनुष्य की दखल अंदाजी है, तो उस दखल अंदाजी से वन जीवों की प्राकृतिक विरासत को जोखिम खड़ा होता जा रहा है। फिर जंगलों का जो विनाश है वो प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। इसका अंतिम प्रभाव वन जीवों की संख्या घटाता है। तो जंगलों का विनाश, तो जंगलों का जो विनाश होगा तो प्राकृतिक असंतुलन होने के कारण, यानी उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जंगलों का विनाश हो रहा है। तो जंगलों का विनाश होने के कारण जंगल में जो रहने वाले जीव हैं यानी जो जानवर हैं उनकी संख्या भी घटती जा रही है। फिर बाल, खाल, हड्डियाँ, सींग, नाखून प्राप्त करने के होने वाले जो शिकार वो कारणभूत हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो काफ़ी जानवरों की बाल है, उनकी चमड़ी है, उनकी खाल है, उनकी हड्डियाँ, फिर उनके सींग, नाखून, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये लोग जानवरों को शिकार करते हैं। तो ये भी एक कारणभूत मेन कारण बताया गया है जंगलों के जीव का लुप्त होना। फिर मनुष्य के लोभ लालच से होने वाले जंगलों का अतिदोहन, सड़कों, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, फिर खनिज खनन, नई बस्ती या शहरों का विस्तरण वन जीवों का निर्वासित करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य अपने लोभ लालच के कारण जंगलों का विनाश कर रहा है। नई योजनाओं का निर्माण करने के लिए वो जंगलों का विनाश करता है। फिर खनिज खनन अर्थात जो खनिजें हैं वो हमें पता है कि ज़मीन के अंदर से मिलती है, तो उसका ज़मीन की खुदाई करने के लिए जंगलों का विनाश करते हैं। फिर नई बस्तियाँ बनाना अर्थात नए शहरों की रचना करने के लिए लोग जंगलों का विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से भी ये कारण बताया गया है। फिर घास चारा, ईंधन या पशु चराई के लिए जंगलों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें जंगल की आग अनेक प्रजाति को खा जाती है। तो जंगल की आग यानी जंगलों में आग लगती है, उसे हम दावानल कहते हैं। तो दावानल के कारण काफ़ी प्रजातियाँ लुप्त हुई हैं। यदि यह आग जो है यदि बच्चों के पालन या अंडों को सेने के समय लगे तो वन प्राणियों की संख्या पर बड़े पैमाने में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि यदि आग उस समय लगे जब बच्चों का पालन या अंडे, मतलब जो जीव हैं वो अंडे से रहे हैं। अंडे सेना मतलब उसे कहते हैं जैसे कि अंडे सेते हैं, यानी अंडों को गर्माहट मिलती है जिससे वो बच्चे पैदा होते हैं। तो उस समय में अगर ये आग लगे तो उस समय में अंडों को और बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से वन प्राणियों की जो संख्या है वो बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। फिर बताया गया है स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर जो बने वन क्षेत्र के बाहर आने वाले जो प्राणी मनुष्य के साथ ही लड़ाई में कई बार अपने जीवन को खो देते हैं। प्राणी औषधियाँ और सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए भी काफ़ी शिकार किए जाते हैं। उन प्रजातियों को विलुप्त होने के किनारे पर ला दिया गया। यानी ये कह सकते हैं काफ़ी औषधियाँ मिलती, काफ़ी ऐसे सुगंधित द्रव्य हैं जिसकी वजह से जंगलों का विनाश किया जाता है। तो इस प्रकार से जंगलों के विनाश होने के कारण वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो भी लुप्त होती जा रही हैं। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे वन्यजीव संरक्षण के उपाय। तो वन्यजीव संरक्षण के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले जंगलों के बारे में हमें अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हम इस आयर का ना करें मिटने वाले स्रोत माने हमारी ये एक स्रोत जो है वो हमारी एक मूर्खता मानी गई है, बेवकूफ़ी मानी गई, इसलिए इसका संरक्षण होना चाहिए, तभी वन जीवों को प्राकृतिक आश्रय स्थान से हम बचा पाएंगे। यानी कहा गया है कि हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण की आवश्यकता, हमें इसे बदलना चाहिए अपनी मानसिकता को, जिसकी वजह से अगर हम अपने विचारों को बदलेंगे तो हम अगर जंगलों को विनाश करने के बदले अगर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जंगलों को संरक्षण में रखेंगे,
तो जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उन्हें हम आश्रय दे सकते हैं। आश्रय यानी उनके निवास स्थान हम कर सकते हैं जिसमें वो शांति से अपने जीवन व्यतीत कर सकें। जंगलों में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोत की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रतिबंध के हमें कड़क कदम उठाने चाहिए। फिर बताया गया है शिकार रोकने के लिए कड़े कानून एवं उनका सख्ती से अमलीकरण करवाना चाहिए। जंगलों में होने वाले जो गैर कानूनी खनन कार्य हैं उस पर प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जंगलों में होने वाले गैर कानूनी खनन अर्थात जो गैर कानूनी बिना मतलब यानी ये खुदाई कर रहे हैं खनिज को पाने के लिए, तो उस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो ऐसे काम करते हैं उस पर हमें दंड की व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी उन्हें दंड दिया जाए। वन्य जीवों में प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप ना हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, यानी ये कह सकते हैं वन्य जीवों के जो प्रजनन काल यानी कि उनका जो प्रजनन किया जाता है उसमें उन्हें किसी प्रकार का विक्षेप ना हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर जंगलों क्षेत्र में होने वाले जो मत्स्य प्रवृत्ति है, वनील पैदाइश एकत्रीकरण या पर्यटन से जो वन जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव है उसका अध्ययन करके हमें इसके नियमानुसार कदम उठाने चाहिए। समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति का कार्यक्रम हमें आयोजित करना चाहिए। जवाबदार नागरिक समूह के वन जीवन संरक्षण के कार्य यदि तंत्र शिथिल हो तो उस पर दबाव बनाकर इस कार्य को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इसके उपाय हैं। फिर हम जानेंगे वन जीव संरक्षण के योजना। तो इसकी जो योजना है इसमें योजना में क्या होता है कि इनको एक तरह से वन जीवों को सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे बाघ परियोजना। तो भारत में वन जीवों के जो संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं का अमलीकरण किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संकटापन्न प्रजाति एवं निकट के भविष्य में लुप्त होने के कंगाल पर जो है ऐसी प्रजातियों का संरक्षण के लिए एक विशिष्ट योजना प्रारंभ की गई। यानी हम ये कह सकते हैं कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिन पर भविष्य में वो जातियां विलुप्त होने वाली हैं। तो इसलिए हम उन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ योजनाएं प्रारंभ करते हैं जिसे हम संरक्षण योजना कहते हैं, जिसमें सबसे पहले बाघ परियोजना। तो एक अंदाज के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज़्यादा बाघ पाए जाने के उल्लेख हैं। यानी ये कह सकते हैं कि भारतीय जंगलों में लगभग बताया गया है कि 40,000 से भी ज़्यादा बाघ पाए गए हैं, ऐसा माना गया है। और अनियंत्रित गैर कानूनी रूप से होने वाले जो शिकार हैं, यानी गैर कानूनी रूप से जो शिकार होते हैं उसके अलावा जंगलों का जो विनाश है उसके परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। यानी बाघ की जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सन 1971 में बताया गया है कि सन 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की गई है। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उसके पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक श्रृंखलाबद्ध कदम उठाया गया है। और अभी देश में कुल 44 क्षेत्र में इस योजना को कार्यरत किया गया है जहाँ पर बाघों को सुरक्षित रखा जाए। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना के बारे में बताया गया है कि सन 1992 में इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया था। इसका मुख्य हेतु था हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान उनके स्थानांतरण के मार्ग का रक्षण करने का था, जिसमें वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार बताए गए हैं। यानी 26 जितने ऐसे संरक्षित विस्तार हैं जहां पर हाथियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया, ये परियोजना बनाई गई, उसके बाद देखा गया तो जंगलों में हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि यानी कि उसका जनसंख्या अधिक देखने को मिली है। इसके उपरांत यह योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। फिर हम देखेंगे गेंडा परियोजना। तो गेंडा परियोजना के बारे में बताया गया है कि यह परियोजना एक सिंगी यानी एक सींग वाला जो भारतीय गेंडा है उसके संरक्षण के लिए बनाई गई है। भारत में अधिकांश गेंडे जो हैं वो आसाम राज्य में पाए जाते हैं।
जिसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इसकी संख्या जो है वो मर्यादित संख्या देखने को मिलती है। इसलिए भारत के राइनो विज़न कहेंगे तो राइनो विज़न जो बताया गया है वो राइनो विज़न 2020 की व्यू रचना के अनुसार भारत में गैंडों की जो संख्या है वो 3000 तक पहुंचने की लक्ष्यांक पर रखा गया है कि यहाँ तक इसे पहुंचाना है। इसके अलावा फिर बताया जाएगा गीत परियोजना। तो गीत परियोजना के बारे में है कि गीत प्रकृति की एक सफाई कर्मचारी है, यानी जो गीत है वो प्रकृति की सफाई कर्मचारी माना गया है जो मृत पशुओं का मांस खाता है। और भारत में गीत की जो कुल प्रजाति बताई गई है वो 9 प्रजाति बताई गई है, यानी 9 प्रकार के यहाँ पे गीत दिखाई देते हैं। गीतों की संख्या में हुए अभ्यारण्य की कमी से 2004 में ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें यहाँ पर इनकी परियोजना बनाई गई है, जिसमें कह सकते हैं कि 2004 में गीत की परियोजना बताई गई है। फिर है हेम तेंदुआ परियोजना बताई गई है जो सन 2000 में परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ बताया गया है कि हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने वाली यह प्रजाति बर्फ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी बढ़े और इसके संरक्षण के लिए लोग जागरूक हों, इस उद्देश्य से इसे 2000 में परियोजना को प्रारंभ किया गया था। इसके उपरांत बताया गया है कि कश्मीरी के हंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाई जाने वाली एक विशिष्ट हिरन प्रजाति के लिए मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली जो गंगा डॉनफिल परियोजना भी कार्यरत की गई है। तो ये सारी हिमालय की तरफ बताई गई है। इसके अलावा अब हम जानेंगे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीव आरक्षित क्षेत्र बताए गए हैं, जहाँ पर वन जीवों को संरक्षण के उद्देश्य से यानी उनकी सुरक्षा के लिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एवं आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। और ये तीनों शब्द जो हैं एक दूसरे के पर्याप्त समान लगते हैं, पर इनमें अंतर है। अब उनका परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला बताया गया है अभयारण्य। तो अभयारण्य क्या है? तो निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्ति को अनुमति दी जाती है। सत्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की यहाँ छूट दी जाती है। वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए होती है, जो अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इसमें पेरियार, चंद्रप्रभा, ऐतुनाग्रम अभयारण्य प्रख्यात माने गए हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो यहाँ पर बताया गया कि अभयारण्य की तुलना में अधिक संरक्षण क्षेत्र माने गए हैं। इसमें एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र का समावेश होता है। यहाँ पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। इसके अलावा अभयारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर यहाँ केंद्रित नहीं होता है, यानी यहाँ अभयारण्य में बताया गया कि अभयारण्य में विशेष किसी एक ही प्रजाति के लिए होता है, जहाँ एक एक प्रजाति बताई गई। और यहाँ बताया गया है राष्ट्रीय उद्यान में कि यहाँ पर विशेष एक प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता। इसकी स्थापना राज्य एवं केंद्र सरकार के संकलन से की जाती है। यहाँ कांजीरंगा, कार्बेट, फिर वेलावदर समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचीगाम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र। इसकी जो रचना है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है। उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करने के उद्देश्य से होता है। उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहाँ रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है। यहाँ बताया गया कि जैव विविधता के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों की विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय जो विधियाँ हैं उन पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाता है। इस क्षेत्र का जो औसत क्षेत्रफल है वो 5000 वर्ग किमी से भी अधिक बड़ा बताया गया है, जिसमें नीलगिरी, फिर मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमटी आदि देश के संपूर्ण जैव यहाँ आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान की विशिष्ट पारिस्थितिकी के जो संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र के नाम से घोषित किया गया था, जिसमें बताया गया है कि विकास की प्रक्रिया
तो विकास की जो प्रक्रिया है वो अनिवार्य रूप से के साथ साथ हम समग्र जीव सृष्टि पर होने वाले दुष्ट प्रभाव से आयोजन के दरमियान ख्याल रखें। तो यह जरूरी है कि कोई एक प्रजाति जब संपूर्ण नष्ट हो जाएगी या संकटग्रस्त हो जाएगी, तब भोजन श्रृंखला में होने वाली रुकावट के परिणाम अधिकांश दूरवर्ती होते जाएंगे। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतु की एक निश्चित भूमिका है। यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप पड़ता है, जिसमें बताया गया है कि भोजन श्रृंखला में एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय में इसके परिणाम स्वरूप संकट तंत्र टूट जाता है। मनुष्य तक ये प्रभाव देर तक पहुंचते हैं, इससे आज हम अधिक सजग नहीं हैं। जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं वे दशकों दिखाए गए हैं, जिसे लापरवाही का हम कह सकते हैं कि एक लापरवाही का परिणाम है। हमारी आने वाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए हमें आयोजन पूर्वक विकास करें तो हमें आगे कोई समस्या नहीं आएगी, और पर्यावरण के साथ हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जो आज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता बताई गई है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो ये सब कारण है ये हमारी लापरवाही के कारण होते हैं, और आने वाले कल को अगर अधिक उज्जवल बनाना है तो उसके लिए हमें आयोजन पूर्वक विकास करना होगा, तो हमारे लिए कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी, और पर्यावरण के साथ हमें मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिसकी वजह से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये हमारे व्यवहार जो है आज की नितांत आवश्यकता बताएगी। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हम कुछ जानने योग्य बातें देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ बताया गया है जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जिसमें हम देखेंगे भारत। तो भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र बताए गए, 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभयारण्य जो हैं 531 हैं, जिसमें गुजरात में जैव आरक्षित 1 है, राष्ट्रीय उद्यान 4 हैं और अभयारण्य 23 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमें जानकारी याद रखनी है। फिर कुछ है जैसे कि लाल पंडा। तो लाल पंडा के बारे में हम जानेंगे। तो जो लाल पंडा है वो भारत के अलावा चीन, नेपाल और भूटान और म्यांमार में पाया जाता है, जिसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो बताया गया है कि ये जो है भारत के पूर्व हिमालय के ठंडे वनों में मिलता है। इसका जो भोजन है वो बांस के कौपीले, अंडे, छोटे पक्षी और जंतु इत्यादि हैं। ये इस प्रकार जो हैं वो इसका भोजन है, और ये दिन में कम सक्रिय रहता है। जो भारत के अलावा ये चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार इन सब जगह पर ये पाया जाता है। इसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट है हमारा जो हम देखेंगे जलचर, जिसे हम कहेंगे डॉल्फिन, जो एक गांगे कहते हैं यानी नदियों में पाया जाने वाला है। ये भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली गांगेय डॉल्फिन मीठे पानी की प्रजाति मानी जाती है। ये सामान्यतः गहरे एवं शांत बहने वाले नदी प्रवाह के क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कह सकते हैं जो नदियाँ ऐसी होती है जो शांत होती हैं और गहरी होती हैं, यानी अधिक उसमें जो समुद्र की कैसे लहरें एकदम उछाल मारती हैं, तो इस प्रकार की ना हो, यानी शांत नदियाँ हों, ऐसी जगह पे ये क्षेत्र में निवास करती हैं। विश्व के अत्यंत जनसंख्या वाले प्रदेशों में से बहने वाली गंगा नदी में पाई जाती है, और नदी के छोड़ा गया जो गंदा पानी है उसके कारण होने वाले जो काप के कारण मत्स्य उद्योग, नदी नौकायन, औद्योगिक कचरा आदि के कारण इसका भी अस्तित्व जो है वो खतरे में उत्पन्न होता गया है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के अलावा चंबल नदी में इसके अल्प संख्या बची हुई है। ये बारंबार जल स्तर पर आकर सांस लेने के लिए और सुसु आवाज़ करती है, यानी ये कहा गया है कि जल स्तर पर आकर सांस लेती है। सांस लेने के लिए इसकी आवाज़ वो सुसु आवाज़ बताई गई है जो सांस लेने के लिए करती है। इसके कारण स्थानीय जो लोग हैं इसे सॉस या सुसु या सुइस के नाम से पहचानते हैं। मतलब ये कहा गया है कि ये सांस लेने के लिए जो सुसु आवाज़ करती है, उस आवाज़ के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे सॉस, सुसु और सुइस नाम से पहचानते हैं। जिसमें बताया गया है कि ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं नेपाल की नदियों में भी ये निवास करती हैं, और वर्तमान में गंगा के डॉल्फिन के अस्तित्व के सामान ये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, यानी इसकी भी प्रजाति एक तरह से लुप्त होती जा रही है। फिर हम देखेंगे तेंदुआ। तो तेंदुए के बारे में बताया गया कि तेंदुआ जो है ये बिल्ली के कुल का माना गया है। तो इसे एक बिल्ली के कुल का माना जाता है।
जो सी और बाघ की तुलना में इसका जो कद है वो छोटा होता है। इसकी बस्ती संपूर्ण भारत में पाई जाती है। ये संपूर्ण काले रंग के भी पाए जाते हैं। गुजरात के जंगलों में इसकी बहुत बड़ी तादाद बताई गई है और यह अक्सर मानव बस्तियों में आ जाते हैं और लोग जानकारी के अभाव से अधिकांश इसे चीता के नाम से भी पहचानते हैं। फिर बताया गया है चीता, तो मतलब यहाँ पे जो तेंदुए के बारे में बताया गया है, तो ये बताया कि मानव बस्ती में यानी लोग जानकारी के अभाव से इसे चीता के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, बाकी से ये तेंदुआ है, ये चीता नहीं है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे, वो देखेंगे चीता। तो चीता क्या है, तो ये भारत के जंगलों में संपूर्ण नाम से ऐसे रह गया है, यानी आज के समय में देखा जाए तो पूरे भारत में जो जंगल हैं वहाँ पर ये बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं और वर्तमान समय में ये प्राकृतिक निवास में सिर्फ अफ्रीका खंड में ही दिखाई देते हैं, यानी आज के समय में ये अफ्रीका खंड में देखने को मिलता है। भारत में ये बंधना व्यवस्था यानी कि प्राणी संग्रहालय में देखने को मिलता है। जैसे हम जाते हैं ना अपने प्राणी संग्रहालय काकरिया, ऐसी जगहों पे ये देखने को मिलेगा, इसके अलावा ये देखने को नहीं मिलता है। फिर है हमारा एक सिंगी भारतीय गेंडा, जो आसाम में ब्रह्मपुत्र के दलदली क्षेत्र में और बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसके सींगों में से दवा बनाने के लिए शिकार किया जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि इसके सींग से दवा बनाई जाती है और ये दवा बनाने की वजह से ही लोग इसका शिकार करते हैं। ये एक तृणाहारी जीव बताया गया है। तृणाहारी जीव का अर्थ है घास खाने वाला, और संरक्षण के प्रयासों से इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा डुंगांग। डुंगांग के बारे में बताया गया है कि यह एक विशिष्ट जलचर प्राणी बताया गया जो भारत के पश्चिमी समुद्र किनारे पर वर्तमान में कम संख्या में देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों के सिवाय इसकी बस्ती जो है वो अफ्रीका के पूर्वी किनारे, दक्षिण पूर्व के एशिया समुद्र किनारे पर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर किनारे पर पाया जाता है। इसका जो मुख्य भोजन है वो बताया गया समुद्र घास एवं वनस्पति, यानी समुद्र के अंदर जो घास और वनस्पतियाँ होती हैं वो इसका मुख्य भोजन है, परंतु कभी कभी ये जलचर का भोजन भी करता है। इसके जो मांस एवं चर्बी से तेल प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है, यानी कह सकते हैं इसके मांस और चर्बी से तेल बनाया जाता है, इसलिए इसका शिकार होता है। एक समय डुंगांग जो है वो गुजरात के खासकर सौराष्ट्र किनारे पे मिलते थे, जो आज गुजरात के किनारे कदाचित यानी कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ये आपको चैप्टर 9 की हो गई है, जो आपको जो भी समझाया है उसके अंदर सारे पॉइंट दिए हुए हैं। आपकी बुक में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हल करने हैं। पहला क्वेश्चन है जंगल के विनाश के कारणों के कारण सविस्तर टिप्पणी देनी है। वन संरक्षण के उपाय, वन जीवों के संरक्षण की विविध योजना बतानी है। विविध आरक्षित क्षेत्र, गुजरात में पहले किस स्थान पर बाघ देखने को मिलते थे वो बताना है। निवनीकरण का असर बताना है, अर्थात जंगल के विनाश का जो प्रभाव है वो बताना है आपको। लुप्त हो जाने वाले वन जीवन की टिप्पणी देनी है। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर कौन से राज्य में पाया जाता है, इस प्रकार आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है।